हमारी पृथ्वी लाखों सालों से काउंटलेस एनिमल स्पीशीज का घर रही है, लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में इंसानों की एक्टिविटीज ने वाइल्ड लाइफ को सबसे बड़ा खतरा पहुंचाया है। आज कई एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्शन की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ इतने रेयर हैं कि साइंटिस्ट्स को भी सालों तक उनकी एक झलक नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 10 एनिमल्स के बारे में जिनकी पॉपुलेशन अब 100 से भी कम रह गई है, पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, प्रिजवाल्स्कीज हॉर्स। प्रिजवाल्स्कीज हॉर्स दुनिया का आखिरी सच में वाइल्ड हॉर्स माना जाता है, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह डोमेस्टिकेटेड नहीं हुआ। सेंट्रल एशिया के ग्रासलैंड्स में पाया जाने वाला ये घोड़ा हजारों सालों से नेचर में सर्वाइव करता आया है, लेकिन ह्यूमन हंटिंग और हैबिटेट लॉस ने इसकी पॉपुलेशन को तेजी से कम कर दिया। 20वीं सदी के मध्य तक ये एनिमल वाइल्ड नेचर से पूरी तरह गायब हो चुका था। साइंटिस्ट्स ने इसे ऑफिशियली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड घोषित कर दिया था। ऐसा लगा जैसे अर्थ ने अपना आखिरी जंगली घोड़ा हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दुनिया के कुछ जूज में बचे हुए प्रिजवाल्स्कीज हॉर्सेस कंजर्वेशन की आखिरी उम्मीद बने। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए ताकि स्पीशीज को बचाया जा सके। केयरफुल जेनेटिक मैनेजमेंट के जरिए पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ाई गई। कई सालों की मेहनत के बाद साइंटिस्ट्स ने इन्हें फिर से नेचुरल हैबिटेट्स में रिलीज करना शुरू किया। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरीज में से एक बन गई। प्रिजवाल्स्कीज हॉर्स दिखने में डोमेस्टिक हॉर्सेस से अलग होता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत और कॉम्पैक्ट होता है। इनकी मेन सीधी खड़ी रहती है और टेल छोटी दिखाई देती है। गोल्डन ब्राउन कलर और डार्क स्ट्राइप इन्हें यूनिक अपीयरेंस देते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड और हार्श डेजर्ट क्लाइमेट में सर्वाइव करने की क्षमता इन्हें खास बनाती है। ये टफ एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए परफेक्टली अडेप्टेड हैं। ये हॉर्सेस सोशल एनिमल्स होते हैं और स्मॉल फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। एक डोमिनेंट स्टैलियन पूरे हर्ड की प्रोटेक्शन करता है। ग्रासलैंड्स में लगातार मूव करते हुए ये फ्रेश ग्रेजिंग एरियाज खोजते हैं। इनका माइग्रेशन इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। नेचुरल प्रेडेटर्स से बचने के लिए ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। वाइल्ड बिहेवियर आज भी पूरी तरह इंटैक्ट माना जाता है। हालांकि रीइंट्रोडक्शन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए हैं। क्लाइमेट चेंज और लिमिटेड हैबिटेट इनके फ्यूचर के लिए खतरा बने हुए हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने की वजह से लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चिंता का विषय है। ह्यूमन एक्टिविटीज फिर से इनके नेचुरल रेंज को प्रभावित कर रही हैं। कंजर्वेशनिस्ट्स लगातार मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन एफर्ट्स चला रहे हैं। हर न्यूबॉर्न फोल स्पीशीज सर्वाइवल की नई उम्मीद बनता है। आज प्रिजवाल्स्कीज हॉर्स हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है। अगर इंसान चाहे तो एक्सटिंक्शन के करीब पहुंच चुकी स्पीशीज को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए समय रहते एक्शन लेना जरूरी होता है। ये एनिमल नेचर की रेजिलियंस और ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का प्रतीक है। एक समय जो स्पीशीज पूरी तरह गायब हो चुकी थी, आज फिर से खुले मैदानों में दौड़ती नजर आ रही है। नंबर 9, अमूर लेपर्ड। अमूर लेपर्ड दुनिया की सबसे रेयर और एंडेंजर्ड बिग कैट्स में से एक माना जाता है। ये खूबसूरत लेपर्ड रशिया और नॉर्थ ईस्ट चाइना के ठंडे फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। एक समय ये कोरियन पेनिनसुला और पूरे फार ईस्ट एशिया में बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन इल्लीगल हंटिंग और फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन ने इसकी पॉपुलेशन को तेजी से कम कर दिया। 20वीं सदी के अंत तक ये स्पीशीज एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। आज वाइल्ड नेचर में इसके 100 से भी कम इंडिविजुअल्स बचे होने का अनुमान लगाया जाता है। अमूर लेपर्ड अपनी स्टनिंग स्पॉटेड फर के लिए जाना जाता है। इसके थिक फर की लंबाई सर्दियों में 7 सेंटीमीटर्स तक बढ़ जाती है। ये अडाप्टेशन इसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में सर्वाइव करने में मदद करती है। लॉन्ग लेग्स और पावरफुल बॉडी इसे डीप स्नो में भी आसानी से चलने योग्य बनाती है। दूसरे लेपर्ड्स की तुलना में ये ज्यादा साइलेंट और स्टेल्दी हंटर होता है। ये रात के समय शिकार करना ज्यादा पसंद करता है। ये लेपर्ड एक्सट्रीमली टेरिटोरियल एनिमल होता है। एक अडल्ट लेपर्ड को सर्वाइव करने के लिए ह्यूज फॉरेस्ट एरिया की जरूरत होती है। ये डियर, हेयर और स्मॉल मैमल्स का शिकार करता है, लेकिन प्रे एनिमल्स कम होने से फूड शॉर्टेज बढ़ रही है। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के कारण लेपर्ड्स आइसोलेटेड ग्रुप्स में बंट गए हैं, जिससे ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटीज भी कम हो गई हैं।
पोचिंग अमूर लेपर्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा रहा है। इनकी स्किन इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में बहुत वैल्यूएबल मानी जाती थी। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स और रोड कंस्ट्रक्शन ने इनके हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय किए। ह्यूमन एक्सपेंशन लगातार इनकी टेरिटरी को कम कर रहा है। कई लेपर्ड्स फूड की तलाश में ह्यूमन एरियाज तक पहुंच जाते हैं, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स ने हाल के वर्षों में थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई है। रशिया में प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। कैमरा ट्रैप्स और जीपीएस ट्रैकिंग से हर लेपर्ड को मॉनिटर किया जा रहा है। एंटी पोचिंग टीम्स 24 आवर्स जंगलों की निगरानी करती हैं। इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ब्रीडिंग सक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। धीरे धीरे पॉपुलेशन में स्मॉल रिकवरी देखी जा रही है। अमूर लेपर्ड आज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सिंबल बन चुका है। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर कितनी फ्रेजाइल हो सकती है। अगर प्रोटेक्शन एफर्ट्स रुक गए तो ये स्पीशीज फिर से एक्सटिंक्शन की ओर जा सकती है, लेकिन सही कंजर्वेशन से इसका फ्यूचर सुरक्षित बनाया जा सकता है। एक रेयर शैडो हंटर के रूप में ये अभी भी जंगलों में मौजूद है और इसकी सर्वाइवल स्टोरी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है। नंबर 8, रोलोवे मंकी। रोलोवे मंकी दुनिया के सबसे रेयर प्राइमेट्स में से एक माना जाता है। ये मेनली वेस्ट अफ्रीका के घाना और आइवरी कोस्ट के डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। एक समय ये फॉरेस्ट्स में बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन आज इसकी पॉपुलेशन तेजी से गिर चुकी है। डिफॉरेस्टेशन और इल्लीगल हंटिंग ने इस ब्यूटीफुल मंकी को एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंचा दिया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार वाइल्ड नेचर में इसके 100 से भी कम इंडिविजुअल्स बचे होने की आशंका है। इसी वजह से इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। रोलोवे मंकी अपनी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। इसके चेहरे के चारों ओर सफ़ेद फर और काले बॉडी कलर का यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। लॉन्ग टेल इसे ट्रीज के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। ये मंकी मोस्टली ट्री कैनोपी में ही जीवन बिताता है। ग्राउंड पर बहुत कम उतरता है क्योंकि वहाँ प्रेडेटर्स का खतरा ज्यादा होता है। इसकी एक्सप्रेसिव आइज इसे बाकी मंकीज से अलग पहचान देती हैं। ये हाईली सोशल एनिमल है और स्मॉल फैमिली ग्रुप्स में रहता है। ग्रुप में कम्युनिकेशन साउंड्स और बॉडी सिग्नल्स के जरिए होता है। इनका डाइट फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स और इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सीड डिस्पर्सल करके ये प्लांट्स ग्रोथ में मदद करते हैं। मतलब इनके खत्म होने से पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। नेचर बैलेंस बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोलोवे मंकी के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण हैबिटेट लॉस है। लार्ज स्केल लॉगिंग और फार्मिंग प्रोजेक्ट्स ने फॉरेस्ट्स को ड्रास्टिकली कम कर दिया। इसके अलावा बुशमीट हंटिंग भी मेजर थ्रेट बनी हुई है। कई एरियाज में लोकल हंटिंग ट्रेडिशंस ने पॉपुलेशन को गंभीर नुकसान पहुंचाया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स कम होने से सेफ लिविंग एरियाज लगातार घट रहे हैं, जिससे सर्वाइवल चांसेस और कम हो रहे हैं। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस अब रिमेनिंग पॉपुलेशंस को बचाने की कोशिश कर रही हैं। प्रोटेक्टेड रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं ताकि हंटिंग रोकी जा सके। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लोकल कम्युनिटीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स कैमरा मॉनिटरिंग के जरिए सर्वाइविंग ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है कि रिकवरी अभी भी चैलेंजिंग बनी हुई है। हर सर्वाइविंग ग्रुप स्पीशीज के फ्यूचर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रोलोवे मंकी हमें ये सिखाता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी तेजी से खत्म हो सकती है। अगर फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं रहे तो कई स्पीशीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ये मंकी सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स की हेल्थ का सिंबल है। इसकी सर्वाइवल पूरी तरह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर सही कदम उठाए गए तो शायद ये स्पीशीज फिर से बढ़ सके, वरना आने वाले समय में ये सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित रह जाएगी। नंबर 7, सेवेनकस वाटर फ्रॉग। दुनिया के सबसे रेयर एम्फीबियंस में से एक माना जाता है। ये फ्रॉग साउथ अमेरिका के बोलिविया के माउंटेन स्ट्रीम्स और फ्रेश वाटर रिवर्स में पाया जाता है। एक समय ये स्पीशीज बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस ने इसकी पॉपुलेशन तेजी से कम कर दी। वाटर पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और डेडली फंगल डिजीज इसके डिक्लाइन के मुख्य कारण बने। कई सालों तक साइंटिस्ट्स को इसका कोई ट्रेस नहीं मिला, जिसके बाद इसे लगभग एक्सटिंक्ट माना जाने लगा था। इस फ्रॉग की सबसे खास बात इसका फुली एक्वाटिक लाइफस्टाइल है। ये अपना ज्यादातर जीवन पानी के अंदर ही बिताता है। वाइड माउथ और लूज स्किन इसे अंडर वाटर ब्रीदिंग में मदद करती है। कोल्ड माउंटेन स्ट्रीम्स इसके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी होते हैं। क्लीन वाटर इकोसिस्टम के बिना ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती। इसी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एम्फीबियंस नेचर के हेल्थ इंडिकेटर्स माने जाते हैं। अगर फ्रॉग्स गायब होने लगें तो इसका मतलब एनवायरमेंट खतरे में है। सेवेनकस वाटर फ्रॉग का डिक्लाइन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के डैमेज को दिखाता है। क्लाइमेट चेंज ने वाटर टेम्परेचर और फ्लो पैटर्न्स बदल दिए, जिससे ब्रीडिंग साइकिल्स प्रभावित हुए। स्लो रिप्रोडक्शन ने रिकवरी को और कठिन बना दिया।
इस स्पीशीज की स्टोरी ने पूरी दुनिया का ध्यान तब खींचा जब साइंटिस्ट्स को एक सर्वाइविंग मेल फ्रॉग मिला, जिसे प्यार से रोमियो नाम दिया गया। कई सालों तक ये दुनिया का अकेला नोन सेवेनकस वाटर फ्रॉग माना जाता था। कंजर्वेशन टीम्स ने इसके लिए पार्टनर खोजने का अभियान शुरू किया। आखिरकार एक्सपीडिशन के दौरान कुछ और फ्रॉग्स डिस्कवर किए गए, जिससे स्पीशीज सर्वाइवल की उम्मीद फिर से जगी। अब कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स केयरफुली चलाए जा रहे हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में हेल्दी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश हो रही है। साइंटिस्ट्स डिजीज फ्री हैबिटेट्स तैयार कर रहे हैं। गोल है फ्यूचर में इन्हें फिर से वाइल्ड रिवर्स में रिलीज करना, लेकिन नेचुरल हैबिटेट्स को रिस्टोर करना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ह्यूमन प्रोटेक्शन पर डिपेंड करता है। सेवेनकस वाटर फ्रॉग हमें ये सिखाता है कि छोटी स्पीशीज भी इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। इनका डिसअपियरेंस एनवायरमेंटल इम्बैलेंस का संकेत होता है। अगर फ्रेश वाटर सिस्टम सुरक्षित नहीं रहे तो कई स्पीशीज खत्म हो सकती हैं। ये फ्रॉग कंजर्वेशन अवेयरनेस का ग्लोबल सिंबल बन चुका है। एक समय जो स्पीशीज लगभग खो चुकी थी, आज फिर से सर्वाइवल की उम्मीद लेकर आगे बढ़ रही है। नंबर 6, जमैकन इगुआना दुनिया की सबसे रेयर लिजर्ड स्पीशीज में से एक मानी जाती है। ये रेप्टाइल कैरेबियन आइलैंड जमैका के ड्राई फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। एक समय ये पूरे आइलैंड में बड़ी संख्या में मौजूद था, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट और इंट्रोड्यूस्ड प्रेडेटर्स ने इसकी पॉपुलेशन लगभग खत्म कर दी। 1940s के बाद इसे पूरी तरह एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। साइंटिस्ट्स को लगा कि ये स्पीशीज हमेशा के लिए अर्थ से गायब हो चुकी है, लेकिन 1990 में एक सरप्राइजिंग डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जमैका के रिमोट हेल्शायर हिल्स फॉरेस्ट्स में इसका स्मॉल सर्वाइविंग पॉपुलेशन मिला। ये डिस्कवरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं थी। एक्सपर्ट्स ने तुरंत प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स शुरू किए। रिमेनिंग इग्वानास को सुरक्षित हैबिटेट देने की योजना बनाई गई। यहीं से इस स्पीशीज की सर्वाइवल जर्नी दोबारा शुरू हुई। जमैकन इग्वाना का शरीर मजबूत और हैवी बिल्ट होता है। ग्रीनिश ग्रे कलर इसे रॉकी फॉरेस्ट्स में कैमोफ्लेज करने में मदद करता है। स्ट्रॉन्ग क्लॉज और पावरफुल टेल प्रेडेटर्स से बचाव के लिए उपयोगी होते हैं। ये मेनली हर्बीवोर है और फ्रूट्स, लीव्स तथा फ्लावर्स खाता है। सीड डिस्पर्सल के जरिए फॉरेस्ट रीजनरेशन में मदद करता है, इसलिए इसे इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है। इस स्पीशीज के डिक्लाइन का मुख्य कारण इन्वेजिव एनिमल्स रहे हैं। मॉन्गूजेस, डॉग्स और फेरल कैट्स इग्वाना एग्स और जुवेनाइल्स को हंट करते थे। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ने नेस्टिंग एरियाज खत्म कर दिए। स्लो रिप्रोडक्शन रेट रिकवरी को कठिन बनाता है। फीमेल इग्वाना साल में लिमिटेड एग्स ही देती है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत धीमी रहती है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स ने हेड स्टार्ट प्रोग्राम शुरू किया। यंग इग्वानास को कैप्टिविटी में बड़ा करके सेफ साइज तक पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में रिलीज किया जाता है। प्रेडेटर कंट्रोल प्रोग्राम्स भी लागू किए गए हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से सर्वाइवल रेट बेहतर हुआ है। आज पॉपुलेशन धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जमैकन इग्वाना नेचर की रेजिलियंस का पावरफुल उदाहरण है। एक स्पीशीज जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था, आज फिर सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रही है। ये हमें दिखाता है कि टाइमली कंजर्वेशन एफर्ट्स कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हैबिटेट प्रोटेक्शन के बिना फ्यूचर सुरक्षित नहीं हो सकता। इस रेयर रेप्टाइल का अस्तित्व ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर है, और इसकी कहानी उम्मीद देती है कि एक्सटिंक्शन हमेशा अंतिम अंत नहीं होता। नंबर 5, इथियोपियन वुल्फ। इथियोपियन वुल्फ दुनिया का सबसे रेयर वाइल्ड केनाइन माना जाता है। ये अफ्रीका के इथियोपिया देश के हाई माउंटेन ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। एक समय ये स्पीशीज बड़े इलाके में फैली हुई थी, लेकिन आज इसकी पॉपुलेशन बेहद सीमित रह गई है। हैबिटेट लॉस और ह्यूमन एक्सपेंशन ने इनके नेचुरल लिविंग एरियाज को छोटा कर दिया। एक्सपर्ट्स के अनुसार वाइल्ड नेचर में इसके 100 से भी कम ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बचे हैं। इसी वजह से इसे वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड कार्निवोर्स में गिना जाता है। इथियोपियन वुल्फ दिखने में फॉक्स और वुल्फ दोनों जैसा लगता है। इसका स्लिम बॉडी स्ट्रक्चर और रेडिश कोट इसे यूनिक अपीयरेंस देता है। लॉन्ग लेग्स इसे ओपन ग्रासलैंड्स में तेज दौड़ने में मदद करती हैं। दूसरे वुल्फ्स की तरह ये लार्ज प्रे हंट नहीं करता। ये मेनली रोडेंट्स और स्मॉल मैमल्स का शिकार करता है। हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम के लिए ये परफेक्टली अडेप्टेड प्रेडेटर है। ये वुल्व्स हाईली सोशल एनिमल्स होते हैं। स्मॉल पैक्स में रहकर टेरिटरी डिफेंड करते हैं। ग्रुप कोऑपरेशन इनके सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी होता है।
दिन के समय एक्टिव रहने वाले ये रेयर कार्निवोर्स हैं। कम्युनिकेशन के लिए हाउलिंग और बॉडी सिग्नल्स का उपयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग इनके बिहेवियर की खास पहचान है। इथियोपियन वुल्फ के लिए सबसे बड़ा खतरा डिजीज स्प्रेड है। डोमेस्टिक डॉग से रेबीज और केनाइन डिस्टेंपर जैसी बीमारियां फैलती हैं। एक आउटब्रेक पूरी वुल्फ पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। इसके अलावा फार्मिंग एक्सपेंशन ग्रेजिंग लैंड्स को कम कर रही है। क्लाइमेट चेंज एल्पाइन हैबिटेट्स को प्रभावित कर रहा है, जिससे फूड अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है। कॉन्जर्वेशन टीम्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चला रही हैं। डोमेस्टिक डॉग्स को वैक्सीनेट करके डिजीज स्प्रेड रोकने की कोशिश हो रही है। प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स इनके लास्ट सेफ हैबिटेट्स बने हुए हैं। साइंटिस्ट्स जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए वुल्फ पैक्स मॉनिटर करते हैं। लोकल कम्युनिटीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एजुकेट किया जा रहा है। इन एफर्ट्स से स्पीशीज को सर्वाइवल चांस मिल रहा है। इथियोपियन वुल्फ माउंटेन इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोडेंट पॉपुलेशन कंट्रोल करके ये एग्रीकल्चर को भी इनडायरेक्टली बेनिफिट देता है। इसका सर्वाइवल बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन के लिए बेहद जरूरी है। ये स्पीशीज हमें याद दिलाती है कि आइसोलेटेड इकोसिस्टम्स कितने फ्रेजाइल होते हैं। अगर प्रोटेक्शन जारी रही तो इसका फ्यूचर सुरक्षित हो सकता है, वरना अफ्रीका का ये रेयर वुल्फ हमेशा के लिए हिस्ट्री बन सकता है। नंबर 4, आइबेरियन लिंक्स। आइबेरियन लिंक्स दुनिया की सबसे रेयर वाइल्ड कैट्स में से एक मानी जाती है। ये मेनली स्पेन और पोर्चुगल के मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट्स और श्रबलैंड्स में पाई जाती है। एक समय ये पूरे आइबेरियन पेनिनसुला में बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग के कारण इसकी पॉपुलेशन तेजी से गिर गई। 2000s के आसपास इसकी संख्या इतनी कम हो गई कि एक्सटिंक्शन लगभग तय माना जा रहा था। ये स्पीशीज अर्थ की सबसे एंडेंजर्ड फिलाइन बन चुकी थी। आइबेरियन लिंक्स की पहचान इसके लॉन्ग ईयर टफ्ट्स और स्पॉटेड गोल्डन फर से होती है। स्ट्रॉन्ग लेग्स और शार्प आईसाइट इसे एफिशिएंट हंटर बनाते हैं। ये मेनली यूरोपियन रैबिट का शिकार करती है, लेकिन रैबिट डिजीज आउटब्रेक्स ने फूड सप्लाई ड्रास्टिकली कम कर दी। फूड शॉर्टेज ने लिंक सर्वाइवल को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे पॉपुलेशन और तेजी से गिरती चली गई। ये कैट्स सॉलिटरी नेचर की होती हैं और लार्ज टेरिटरीज में रहती हैं। डेंस बुशेस और रॉकी लैंडस्केप्स इनके हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं। स्टेल्थ मूवमेंट और सडन अटैक इनकी हंटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ब्रीडिंग सीजन में ही मेल और फीमेल साथ आते हैं। लो रिप्रोडक्शन रेट रिकवरी को स्लो बना देता है। हर न्यूबॉर्न कब स्पीशीज सर्वाइवल के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आइबेरियन लिंक्स के डिक्लाइन का बड़ा कारण बनी। रोड एक्सीडेंट से कई लिंक्स की मौत हुई। अर्बन डेवलपमेंट ने हैबिटेट्स को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बांट दिया। इलीगल ट्रैप्स और पॉइजनिंग भी मेजर थ्रेट्स रहे। आइसोलेटेड पॉपुलेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी को कमजोर करने लगी, जिससे एक्सटिंक्शन रिस्क और बढ़ गया। सिचुएशन को सुधारने के लिए मैसिव कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम्स शुरू किए गए। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए और यंग लिंक्स को वाइल्ड में रिलीज किया गया। वाइल्ड रैबिट पॉपुलेशंस को रिस्टोर करने पर भी काम हुआ। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बनाए गए ताकि सेफ मूवमेंट संभव हो सके। मॉनिटरिंग सिस्टम से हर लिंक्स ट्रैक किया जाता है। इन एफर्ट्स से पॉपुलेशन में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आइबेरियन लिंक्स आज सक्सेसफुल कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स का सिंबल बन चुकी है। ये दिखाती है कि सही प्लानिंग से एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाया जा सकता है। हालांकि खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कंटिन्यूअस हैबिटेट प्रोटेक्शन जरूरी है। ये रेयर कैट नेचर रिकवरी की उम्मीद का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी सर्वाइवल स्टोरी वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन के लिए प्रेरणा बनी हुई है। नंबर 3, स्ट्रेसमन्स ब्रिसलफ्रंट। स्ट्रेसमन्स ब्रिसलफ्रंट दुनिया के सबसे रेयर बर्ड्स में से एक माना जाता है। ये छोटा लेकिन बेहद मिस्टीरियस पक्षी ब्राजील के अटलांटिक फॉरेस्ट रीजन में पाया जाता है। एक समय ये डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में अच्छी संख्या में मौजूद था, लेकिन लगातार डिफॉरेस्टेशन ने इसके नेचुरल हैबिटेट को लगभग खत्म कर दिया। कई दशकों तक इसका कोई साइटिंग नहीं हुआ, जिसके बाद साइंटिस्ट्स ने इसे लगभग एक्सटिंक्ट मान लिया था। 1960 के बाद इस बर्ड को देखने की कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं मिली थी। लगभग 50 सालों तक ये स्पीशीज साइंटिफिक रिकॉर्ड से गायब रही। फिर 1995 में रिसर्चर्स को इसका एक सर्वाइविंग इंडिविजुअल मिला। ये डिस्कवरी कॉन्जर्वेशन वर्ल्ड के लिए बेहद शॉकिंग थी, लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम थी कि रिकवरी बहुत मुश्किल लग रही थी। आज भी इसके बेहद कम इंडिविजुअल्स के जीवित होने का अनुमान लगाया जाता है। स्ट्रेसमन्स ब्रिसलफ्रंट ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड है। ये फॉरेस्ट फ्लोर पर इंसेक्ट्स और स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स खोजकर भोजन करता है। डेंस वेजिटेशन इसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है।
ब्राउनिश बॉडी कलर इसे लीव्स और सॉइल में कैमोफ्लाज देता है। ये बहुत शाय और सीक्रेटिव नेचर का बर्ड है। इसी कारण इसे ऑब्जर्व करना बेहद कठिन माना जाता है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसका सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और लॉगिंग एक्टिविटीज ने फॉरेस्ट्स को फ्रैगमेंटेड कर दिया। स्मॉल आइसोलेटेड हैबिटेट में सर्वाइवल चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेडेटर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस पॉपुलेशन को और प्रभावित करते हैं। लिमिटेड ब्रीडिंग एरियाज रिकवरी को स्लो बनाते हैं, जिससे एक्सटिंक्शन रिस्क लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स रिमेनिंग फॉरेस्ट पैचेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड रिजर्व्स बनाए गए हैं ताकि हैबिटेट बचाया जा सके। रिसर्चर्स कैमरा ट्रैप्स और साउंड मॉनिटरिंग का उपयोग कर रहे हैं। गोल है सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स लोकेट करके प्रोटेक्शन बढ़ाना। लेकिन पॉपुलेशन इतनी रेयर है कि हर साइटिंग हिस्टोरिक बन जाती है। स्पीशीज का फ्यूचर अभी भी अनसर्टन माना जाता है। स्ट्रेसमेंस ब्रिसल फ्रंट बायोडाइवर्सिटी लॉस का पावरफुल रिमाइंडर है। यह दिखाता है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन कितनी तेजी से स्पीशीज खत्म कर सकता है। अगर फॉरेस्ट सुरक्षित नहीं रहे तो कई अननोन एनिमल्स गायब हो जाएंगे। ये बर्ड कॉन्जर्वेशन अर्जेंसी का सिंबल बन चुका है। शायद आज भी ये डेंस फॉरेस्ट्स में क्वाइटली सर्वाइव कर रहा हो और इसकी सर्वाइवल पूरी तरह ह्यूमन प्रोटेक्शन पर डिपेंड करती है। नंबर 2, बावियान डियर। दुनिया के सबसे रेयर डियर स्पीशीज में से एक है। ये खूबसूरत हिरन सिर्फ बावियान आइलैंड, इंडोनेशिया के एक छोटे आइलैंड पर ही पाया जाता है। मतलब पूरी दुनिया में इसका नेचुरल होम बस यही जगह है। ये डियर साइज में छोटा होता है, लेकिन दिखने में बहुत क्यूट और पीसफुल एनिमल लगता है। दिन के समय ये जंगल के अंदर छिपकर रेस्ट करता है और रात में फूड ढूंढने बाहर निकलता है, इसलिए इसे नॉक्टर्नल एनिमल कहा जाता है। बावियान डियर ग्रास, लीव्स और सॉफ्ट प्लांट्स खाकर अपना पेट भरता है। मेल डियर के छोटे एंटलर्स होते हैं, जबकि फीमेल डियर में एंटलर्स नहीं होते। इसका ब्राउन कलर इसे जंगल में सेफली हाइड होने में हेल्प करता है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फॉरेस्ट कटिंग और हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन तेजी से कम हो रही है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ 300-400 बावियान डियर ही बचे हैं। अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सही तरीके से किया जाए तो ये रेयर एनिमल फ्यूचर में सर्वाइव कर सकता है। इतना रेयर होने के बावजूद 90% लोगों ने बावियान डियर का नाम भी नहीं सुना। डेविल्स होल पफफिश दुनिया की सबसे रेयर फिश स्पीसीज में से एक मानी जाती है। ये छोटी सी फिश सिर्फ डेविल्स होल, नेवाडा, यूएसए की एक डीप वाटर केव में ही पाई जाती है। पूरी दुनिया में इसका नेचुरल हैबिटेट बस यही एक जगह है, इसलिए इसे एक्सट्रीमली यूनिक एनिमल माना जाता है। इस फिश का साइज लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन इसकी सर्वाइवल एबिलिटी साइंटिस्ट्स को भी सरप्राइज कर देती है। ये फिश ऐसे पानी में रहती है जो बहुत गर्म होता है और जहां ऑक्सीजन लेवल भी काफी लो रहता है। नॉर्मली दूसरी फिशेस ऐसे एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकती। डेविल्स होल पफफिश केव के अंदर मौजूद एल्गी, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाकर सर्वाइव करती है। खास बात यह है कि ये फिश सनलाइट पर डिपेंड करती है, क्योंकि केव के एक छोटे शैलो एरिया में ही सनलाइट पहुंचती है। वहीं एल्गी ग्रो होती है और यही इसका मेन फूड सोर्स बनता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल पफफिश ब्राइट ब्लू कलर का हो जाता है ताकि फीमेल को अट्रैक्ट कर सके। फीमेल फिश शैलो रॉक सरफेस पर एग्स देती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रीडिंग एरिया बहुत छोटा है, इसलिए पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज नहीं हो पाती। कई सालों में इनकी पॉपुलेशन डेंजरसली कम होकर 30-40 फिशेस तक रह गई थी, जिस वजह से साइंटिस्ट्स ने स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन रूल्स लागू किए। वाटर लेवल मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी कैमरास और ह्यूमन एंट्री रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ताकि इस स्पीसीज को बचाया जा सके। क्लाइमेट चेंज, ग्राउंड वाटर पंपिंग और हैबिटेट डिस्टर्बेंस आज भी इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट बने हुए हैं। अगर डेविल्स होल का वाटर लेवल थोड़ा भी कम हो जाए तो पूरी स्पीसीज एक्सटिंक्शन के खतरे में आ सकती है। डेविल्स होल पफफिश लाखों सालों से उसी एक केव में इवॉल्व हो रही है, इसलिए इसे अर्थ की सबसे आइसोलेटेड फिश भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के वो एनिमल्स जिनकी गिनती अब उंगलियों पर रह गई है। अगर कंजर्वेशन एफर्ट्स स्ट्रांग नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन्स इन्हें सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में देखेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये एनिमल्स हमेशा जिंदा रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिडन रेयर वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेचर को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।